गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 12 मार्च एंड स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए न्यूज़पेपर की तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर फ्री में सब सेंड कर देता हूँ मैं पीडीएफ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई आर्टिकल में या जो मैं कवर करूँ या जो मैं नहीं कवर करूँ उसके अंदर भी, तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे अभी एक पर्सन ने रिसेंटली एक डाउट पूछा था जो मुझे मतलब मैंने कवर नहीं किया था, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर। एंड इस तरीके से आप भी कवर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज रहती है। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। इन्वेस्टर्स फिनटेक कंपनीज हेल्प आउट कैश करंट स्टार्टअप्स। इसके अंदर बेसिकली हमने कल जो न्यूज पढ़ी थी आपका सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड, कि आपका ये बैंक है, इन्होंने गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स के अंदर जमा करा दिया था पैसा जो 0% पर था, और अब गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो अब इनके जो स्टार्टअप्स हैं वो चाहते हैं कि अपना पैसा निकाल लें, ताकि वो वहां पर जो जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, या एक्चुअली में जहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, क्योंकि इनके यहाँ पे तो 0% मिल रहा था, और उनके जहाँ पे जिस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इनको रिजल्ट मिल सकते हैं, रिटर्न मिल सकता है, वहां पे ये चाहते हैं मूव कर ले अपने पैसे को। तो इसके चक्कर में पूरे बैंक के पास अपना पैसे ही खत्म हो गए और क्रैश कर गया पूरा बैंक। तो इसकी वजह से ये जो बैंक था इसके ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स डिपेंडेंट थे, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने इसके अंदर अपना अकाउंट खोल रखा था। और कई स्टार्टअप्स के अंदर, जैसे कई ऐप्स के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे जिनके अंदर पेमेंट करनी होती थी, उन्होंने अपना इसी वाले बैंक का डायरेक्टली लिंक दे रखा था। तो अब फॉर द टाइम बीइंग जो कई सारे जिन लोगों ने खरीदा है इसके होने के बाद, वो भी जाके पैसे इनके जाके अटक गए हैं इसके अंदर। तो क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है इन स्टार्टअप्स के, और जो इन्वेस्टर्स हैं एंड फिनटेक कंपनीज जो होती हैं, वो इनको हेल्प आउट कर रही हैं आज की डेट में। यहाँ पे हो रहा है कि टॉप इन्वेस्ट वेंचर इन्वेस्टर्स एज वेल एज लार्जर फिनटेक फर्म्स such as Razorpay are among those stepping up to provide emergency services to small and mid-stage startups ruled by the abrupt closure of industry lenders Silicon Valley Bank in the US on Friday। फ्राइडे को ही आपका पूरा क्लोजर हो गया इस बैंक का, हमने कल भी देखा था। तो वही है। और इसके बाद जो है मिड स्मॉल एंड मिड स्टेज स्टार्टअप्स रोल्ड बाय अब्रप्ट क्लोजर, वही है कि काफी सारे स्मॉल और मिड स्टेज स्टार्टअप्स इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। होता क्या है, मैंने आपको कल जो बताया था कि एक लिमिट होती है जिसके अंदर आपका एफडीआईसी जो होता है, यूएस के अंदर एफडीआईसी एक कॉर्पोरेशन है, वो आपका डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपने कुछ पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं बैंक के अंदर, तो आपको उसके ऊपर वापस मिल जाएगा पैसा अगर बैंक ऐसे बैंकरप्ट होता है। तो एफडीआईसी की लिमिट है वो 250 था, मैंने कल शायद कवर नहीं किया था, वो 250,000 तक है। मतलब वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, 2.5 लाख नहीं बोलते हैं। तो 250,000 तक उनकी लिमिट है, $250,000 तक। तो हुआ क्या कि काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ये तो आपको ये पैसा तो है ही, मतलब ये तो बाद तक मिलेगा अभी, बट काफी सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जिनकी उनसे भी ज्यादा जिनका उसके डिपॉजिट्स हैं। जैसे आप देखेंगे लेस देन 250,000 सिर्फ 31 स्टार्टअप्स के हैं वाई कॉम्बिनेटर के बाद। वाई कॉम्बिनेटर भी क्या है वो हम कवर करेंगे। एंड इसके अलावा 40 एंड 22 ऐसे हैं जिनके 2.5 250 टू 1 मिलियन से ज्यादा, तो मतलब 62 स्टार्टअप्स तो यहीं पे ही ऐसे हो गए जिनके आगे पैसे काफी सारे डूबने वाले हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हुआ वाई कॉम्बिनेटर क्या है। वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है, एक तरीके से स्टार्टअप खुद भी है ये, जिसमें ये स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करते हैं, स्टार्टअप्स को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो वहां पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज देते हैं। ये सब बेसिकली पूरा स्टार्टअप का एक हेल्पिंग कल्चर की तरह आप देख सकते हैं। ये पूरे साल के अंदर 2-3 बार अपना इन्वेस्टिंग विंडोज को निकालते हैं, उसमें आपको अप्लाई करना होता है एज स्टार्टअप। अगर आप उसके अंदर जीत जाते हैं तो आपको वो फंडिंग मिल जाती है आपके राउंड होने के बाद। तो इस तरीके से वर्क होता है। अब यहाँ पे इसीलिए क्या हो रहा है कि इन एडिशन इन्वेस्टर्स हु हैव बैक्ड द अफेक्टेड स्टार्टअप्स आर एडवाइजिंग देम टू ओपन अल्टरनेट बैंक अकाउंट्स ऑन अर्जेंट बेसिस इन ऑर्डर टू रिसीव कस्टमर पेमेंट्स। ये वही है मैंने आपको जो बताया, कस्टमर पेमेंट्स भी उसी वाले बैंक में जाने लग रही हैं। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन स्टार्टअप्स के, वो इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से आप अर्जेंट बेसिस पे अपने अल्टरनेट बैंक अकाउंट्स खुलवा लो एंड इम्प्रूव देयर लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी थोड़ी इंप्रूव होगी इससे एटलीस्ट। अब यहाँ पे आगे चले तो इंडिया ओजी लाइकली टू रैप अप 100 बिलियन ट्रेड पैक बाय दिसंबर। तो यहाँ पे गोयल और मतलब पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, एंड डॉन फैरल जो आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, या ट्रेड मिनिस्टर बोल सकते हैं, तो उनके बीच में एक मीटिंग हुई है सैटरडे को न्यू दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने जो बात की है उसमें ये है कि
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको शायद लास्ट ईयर भी कवर किया था। एक CECA आने वाला है, CECA आपका कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो अब ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। इससे पहले इन्होंने अभी जो स्टेप ले रखे हैं उसके अंदर उसको इन्होंने ECTA एक नाम दिया है। ECTA मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें हुआ क्या कि बेसिकली ये एक बायलेटरल ट्रेड का अग्रीमेंट है। बायलेटरल ट्रेड होता है यानी कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड। बायलेटरल ट्रेड मल्टीलैटरल होता है दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड। मल्टीलैटरल आपने ऑर्गेनाइजेशन सुनी होंगी, जैसे वर्ल्ड बैंक को अगर आप बोलना चाहेंगे तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसको मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। बाइलेटरल हुआ दो कंट्रीज के बीच में। अब दो कंट्रीज कौन सी हुई? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने बात की है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर कहीं पे कुछ एक्सपर्टीज है, कहीं पे यूएस के अंदर है, तो वो दोनों चीजों को ट्रेड कर सकते हैं। Goel talks of win-win opportunities in areas like space tech, education, sports and energy storage। तो ये कुछ एरियाज है जो गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने पोज किए उनके सामने कि इनके अंदर हम विन विन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, क्योंकि कुछ उनकी एक्सपर्टीज है, कुछ हमारी है। India and Australia pledged to conclude a comprehensive trade deal by the end of 2023, eyeing 100 billion in bilateral commerce that will seek to deepen engagement in areas such as critical minerals। तो आपको ये आयो पूरा कवर हो समझ आएगा होगा। 100 बिलियन के आसपास पूरा ओवरऑल ट्रेड की बात करते हैं अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है सब कुछ। डायरेक्ट टैक्स मॉप अप सर्जेस 22.6%। ये बहुत इसके अंदर एक न्यूज के अंदर ओमिशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट आपका ये फिस्कल ईयर जो यानी कि अप्रैल से लेकर बात कर रहे हैं इस न्यूज के अंदर एंड मार्च 10 तक की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अप्रैल के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, सिर्फ अप्रैल ऑफ 2022 से लेकर ये मार्च 10 तक की बात कर रहे हैं, 10 मार्च 2023 तक की बात कर रहे हैं केवल। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर आपका जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स का मॉपअप है। मॉपअप मतलब कि टोटल कलेक्शन जो हुआ है वो 22.6% से बढ़ गया है। 22.6% किससे कंपेयर कर रहे हैं? लास्ट ईयर से, इसी पीरियड से कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात देखें तो यहाँ पे नेट ऑफ रिफंड्स जो कलेक्शन थी वो 16.8% हायर है। नेट ऑफ रिफंड्स का मतलब हुआ, आपको टैक्स का इंडिया में सिस्टम आई होप पता होगा, होता क्या है कि आपको पहले एडवांस टैक्स जमा कराना होता है एंड फिर आपकी टैक्स की एक्चुअल लायबिलिटी बनती है बाद में। ये इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी मेंटेन रहे पूरे साल के दौरान। तो अब जो पैसा आपका एक्चुअली में टैक्स में आया और आपने जो एडवांस टैक्स एस्टिमेशन के बेस पे आपका जमा किया था, अगर आपकी बहुत फिक्स्ड इनकम है, जैसे आपकी सैलरी आती है, जितनी आती है उतनी ही आएगी, और ये सब चीजें हैं, तो उतना आपका डिफरेंस नहीं रहता। बट आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस है या आपका कोई ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर आप में भी डील करते हैं, तो वहां पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है और उन दोनों फिगर्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपने ज्यादा पैसे जमा करा दिए हैं तो आपको रिफंड आएगा। अगर आपने कम पैसे जमा कराए हैं, जो कि बहुत ही रेयरली केस होता है, तो फिर आपको और पैसा जमा कराना पड़ेगा पेनल्टी वगैरह के साथ। बट अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करा रखा है, जो मोस्टली केसेस में होता ही है, तो फिर आपको अपना नेट जब बैलेंस आपका बचता है जितना टैक्स का, उसके ऊपर रिफंड आता है। तो अब ये जो नेट ऑफ रिफंड्स की बात कर रही है, ये उसके बाद के पैसे की बात कर रहे हैं। रिफंड देने के बाद जो पैसा हुआ वो टोटल कलेक्शन में 13.73 लाख करोड़ रुपीस था एंड टोटल मिला के वो 16.8% आपका उसने ग्रोथ देखा। तो ये चीज है। The collection is 96.7% of the budget estimate for financial year 2023 and 83.2% of the upward revised estimate for the year। तो यही हुआ कि आपका जो कलेक्शन है टोटल मिला के जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का एक उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, मतलब इस जो बजट अभी आया था उसके अंदर इस पूरे साल का एस्टिमेट लगाया था, यानी अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के एंड तक, जिसके अंदर अभी भी 20 दिन बचे हैं। तो उन 20 दिन का भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे या जो भी है, तो टोटल मिला के इनका कैलकुलेशन था 96, जितना भी था उसका 96.7% मीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से तो पूरा फिलफिल हो जाएगा मार्च 31 तक, क्योंकि 31 मार्च को तो कई सारी डेडलाइन होती है इसके। अब ग्रॉस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स CIT रोज 18.1%। अब आपको पता ही है कि दो लोग मेनली इनकम टैक्स भरते हैं, कंपनीज या कॉर्पोरेट्स, एंड दूसरा पर्सनल जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इंडिविजुअल्स का अगर हम टैक्स देखें तो वो आपका जितना इसके अंदर ग्रोथ रहा कलेक्शन के अंदर वो 27.6% रहा और कंपनीज के में 18.1% रहा। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो आपको आया वो पूरा क्लियर होगा। यहाँ पर ये वाली न्यूज आप स्किप कर सकते हैं। ईवी के बारे में बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब पूरा सेल्स का रेट है ये सब दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। द ग्रेट री इमेजिनेशन कंपनीज ब्रिंग ए गेम टू जेनजी। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब अब कैसे वे ऑफ ऑपरेशन होने वाला है
ये आपने जनरली देखा होगा फर्स्ट पेज के ऊपर जो इधर न्यूज होती है लास्ट आपके लेफ्ट साइड के अंदर, ये आपकी जनरली वर्कफोर्स से रिलेटेड न्यूज होती है, काम कैसे हो रहा है आज की डेट में वो सब। तो अब क्या हो रहा है वही बात है, जैसे अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड ये गेमिफिकेशन वर्ड सुना हो कि एजुकेशन को ऐसा बना दो कि गेम्स खेलने जैसा लगे बच्चों को, तो ऐसे ही ये चीज अब एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कर रहे हैं कि जैसे आपका काम करने का वे भी ऐसे ही हो जाए कि उनको गेम खेलने जैसा लगे, ताकि ये वही इन्होंने यहाँ पे इसलिए टैगलाइन में लिखा है कि जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा नेटफ्लिक्स स्टाइल लर्निंग ये सब कर रहे हैं। बहुत बेसिक न्यूज है, कोई काम की न्यूज ऐसा आपके लिए नहीं है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चल, अच्छा आज संडे का पेपर है, संडे का पेपर सिर्फ 10 पेजेस का होता है, तो ये बहुत ज्यादा कट उसके ऊपर करते हैं। आगे भी अगर हम दो न्यूज मैं बात करूं, दोनों न्यूज हमने कवर करी हुई है ऑलरेडी। ये आपका वही है कि जो आपके मोहित जोशी एमडी सीईओ बन रहे हैं इन्फोसिस के, पहले पर्सन थे, टेक महिंद्रा के अंदर जा रहे हैं। टेक एम का मतलब टेक महिंद्रा, इन्फी का मतलब इन्फोसिस। ये हमने कल ही देख ली थी पूरी न्यूज, मोहित जोशी जो टेक एम अपॉइंट कर रहा था इनको, इनके बारे में काफी सारी डिटेल दी हुई है जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। एंड वाई कॉम्बिनेटर्स इंडिया स्टार्टअप, ये भी हमने अभी जस्ट देखा है, ऊपर कल भी देखा था। वाई कॉम्बिनेटर के इंडिया स्टार्टअप जो है वो डिपॉजिट्स जो इन्होंने करा रखे हैं इस सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर, इसके ऊपर फ्रेट कर रहे हैं। फ्रेट मतलब भाई रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने क्यों कराया ये वो। The spillover of the Silicon Valley Bank collapse into Indian startup ecosystem is becoming more evident, with several early and mid-stage ventures that were banking with a California-based lender finding themselves in a cash crunch. So वही है जो हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे बैंक्स हैं, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अब, जिनका अकाउंट वहां पे था, वो अपने आप को कैश क्रंच में पा रहे हैं। तो ये चीज है एटलीस्ट 40 YC, ये भी हमने ऊपर देख लिया था एक्चुअली। 40 हमने देखे थे जो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी 250,000 से लेकर 1 मिलियन तक डिपॉजिट है, जिनको 250,000 तक ही पैसा मिलेगा, तो इनका काफी पैसा लॉस्ट हो गया है। एंड काफी सारे ऐसे मोर देन 20 स्टार्टअप्स है जिनका तो 1 मिलियन से भी ज्यादा है, तो उनको तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। और ये चीज अब इसको, ये जो पूरा बैंक का क्राइसिस हुआ है, इसको एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट बोला गया। एक्सटिंक्शन मतलब कोई स्पीशीज का एक्सटेंट हो जाना, मतलब इतने बड़ी लेवल का ही इवेंट है, ऐसा नहीं है कि ये बार बार होता रहेगा। तो ये चीज है, आपको आए हो पूरा समझ में आ गया हो। अगर आपको इस क्राइसिस में कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं इन जनरल पूरा कवर कर लूंगा एक बार। बट ये मतलब वो ये कि ऐसा बहुत ज्यादा रिपीट वाली न्यूज आ रही है, तो मैं इसलिए इसके ऊपर अभी डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। कल मैंने आपको पूरा बताया था एक बार से, आप चाहे तो वापस से जाके कल वाली वीडियो एक बार जरूर देख लें, उसके ऊपर मैंने पूरा एक बार एक्सप्लेन किया था। ये जो आपका क्राइसिस है, हेल्थ मिनिस्ट्री आज स्टेट्स टू मॉनिटर इन्फ्लुएंजा ट्रेंड। आपको भी आपके आसपास दिख रहे होंगे कई सारे लोग, खांसी और ये सब ज्यादा चल रहा है आज के डेट में, तो इसको इन्फ्लुएंजा बोला जा रहा है। इन्फ्लुएंजा के अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है जो हमारी, उन्होंने काफी सारे इन्होंने नाम दिए यहाँ पर। ये जो आपका यहाँ पे जैसे नाम है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सिवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेसेस, ILIs एंड सारीज, इनका ये काफी सारे ऐसे मतलब वो डिजीज के ग्रुप्स हैं जो हो सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री बोलना चाह रही है कि एपिडेमिक आ रहा है इनकी वजह से, कुछ बहुत ज्यादा केसेस डेली राइज पर चल रहे हैं। तो ये अगेन बहुत बेसिक न्यूज है, और ओवरऑल और भी कोई फाइनेंस न्यूज इसके बाद नहीं थी। मैंने पूरा यहाँ पे देख के आपको पूरा बताया है, जो इसके अंदर आई थी सारी कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच।